नमस्कार बच्चों। आज मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव अपना पार्ट 4 वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट पर आपके साथ शेयर करने आई हूँ, जिसके अंतर्गत हम वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अपनी कंप्लीट सीरीज़ चल रही थी। हमने ये पार्ट 4 आज लिया है क्योंकि वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही अपने आप में एक गहन अध्ययन वाला टॉपिक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मैं कट शॉर्ट करके भी आपको मैक्सिमम मैटर आपको पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज अपन बात करते हैं वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट 4 पे, जिसमें वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे आपको पता है कि पृथ्वी तल पर प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह की दशाएं समान नहीं होती हैं। मुख्य रूप से भौतिक तत्वों में असमानता अधिक पाई जाती है। यह विषमता ज़्यादातर विभिन्न प्रकार के परिवहन मार्गों के विकास में भी बाधक होती है। जहाँ जलीय भागों की अधिकता पाई जाती है, उन क्षेत्रों में परिवहन का मुख्य साधन क्या होता है? जल मार्ग। ये जल मार्ग सस्ते तो होते ही हैं, सुगम भी होते हैं। एयरवेज महंगे होते हैं, है ना? और इन मार्गों के निर्माण में विशेष खर्च की भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए नेचुरल है, सस्ते होंगे ही होंगे। चलिए अब चलते हैं अपन वाटर ट्रांसपोर्ट। जो मैंने एक स्लाइड डाली है, जो बहुत पुराने समय से आपको एक सिस्टमेटाइज तरीके तक लेकर के आज के युग तक लेके आएगी, जब हम बड़े बड़े कार्गोज, बड़े बड़े शिप्स में अपना सामान इधर से उधर पहुंचाने, ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जल परिवहन का जो उपयोग मानव ने बहुत प्राचीन काल से ही सामग्री ले जाने अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कर लिया था। आरंभ में क्या होता था बच्चों? नावें चला करती थी, जो कि घास, लकड़ी के लट्ठों, चीड़, इन सब की बनाई, हल्के हल्के पदार्थों की बनाई जाती थी। अंडमान द्वीप समूह, अफ्रीका, पिग्मीज, जो अफ्रीकन्स हैं उनको हम पिग्मीज बोलते हैं, पेरू, मैक्सिको के निवासी राफ्ट, जो नावें होती थी, उनका प्रयोग करते थे। ईरान और इराक में पशुओं की खालों से बनाई जाती थी, जो कि इन नौकाओं को हम लोग क्या बोलते थे? क्लेक। और दजला फरात में नदियाँ, आपको पता है ना, दजला फरात नदी, इनमें टोकरियों की बनी गोल गुल्फा उनको बोला जाता था, वो नावों का प्रयोग किया जाता था। एस्किमोज जो हैं वो मछली के चमड़े की उमियाक बनाते थे और क्याक भी बनाते थे, जो कि नावों को उनके रूप देते थे। मध्यकाल में क्या हुआ था कि जो पालदार नौकाएं थी, उनमें थोड़ा सा एक नयापन आया और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही वाष्प चलित नौकाओं का प्रयोग होने लगा। अब तो लाइनर तथा ट्रैम्प जहाज़ों का भी उपयोग होने लगा। पहला सफल स्टीम वॉट जो था, वो 1807 में अमेरिकी आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट फुलाटन, इन्होंने बनाया था। और जहाँ सागरों में चलने वाले भीमकाय जहाज़ों का जो विकास हुआ, वो 19वीं शताब्दी के मध्य तक हो पाया, जिसमें हम लोग मोटर का उपयोग करते हैं। और ये मोटर से चलने वाले जहाज़ों का विकास 1910 के लगभग प्रारंभ हुआ। वहीं से आज तक हम जो बड़े बड़े स्टीमर्स, शिप्स, उनको हम देखते हैं, तो उनको हम देख पाते हैं और उन्हीं से ही हम नए ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह ढो पाते हैं। बच्चों, समुद्री मार्ग जो है, ये देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सुगम और सबसे सस्ता माध्यम होता है।
ये कहाँ से होता है? ये पतन यानी कि पोर्ट्स या बंदरगाह के द्वारा होता है ना, जो कि अपने पृष्ठ प्रदेशों हिंटरलैंड से रेल मार्गों, सड़कों व अंतःस्थलीय जलमार्गों द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने ये एक डेफिनेशन दी है कि वाटरवेज आर critically important to the transportation of people and goods throughout the world. The complex network of connections between coastal ports, inland ports, rail, air, and truck routes forms a foundation of material economic wealth worldwide. मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी ये परिभाषा। चलिए अब अपन चलते हैं जल परिवहन के अंतर्गत आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन से? जल परिवहन में आंतरिक में कौन कौन से आते हैं बच्चों? नदियाँ, नहरें और झीलें। अंतर्राष्ट्रीय में हम ओशन वाटर लेक्स लेते हैं, ओशन वाटर रूट्स यानी कि समुद्री मार्ग। चलिए अब कुछ विशेष प्रकार के जो पतन हैं यानी कि पोर्ट्स, उनका जिक्र मैं करूँगी अपनी इस स्लाइड में, जिनमें हमने लिया है कि जो सबसे पहले जिनका हमने वर्णन किया है वो है अंतः पोर्ट्स, जो कि इंटरपोर्ट बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, ये जो पोर्ट्स हैं, इनमें जो माल आता है उसको भेजने वाले दूसरे देश होते हैं तथा उनका जो गंतव्य होता है वो एक देश होता है। अर्थात ऐसे पतनों द्वारा एक देश के माल को किसी अन्य देश तक भेजने का कार्य संपन्न किया जाता है। तो ये क्या है कि अपने ट्रेड पोर्ट्स भी बोलते हैं इनको। इन पतनों पर आने वाले माल को बड़े बड़े गोदामों में संचयन किया जाता है और फिर वहाँ से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इनके अंतर्गत आते हैं सिंगापुर, रॉटरडैम, कोपेनहेगन आदि। ये विश्व के प्रमुख इंटर पोर्ट्स हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल ये लंबे समुद्री मार्गों के बीच स्थित ऐसे स्थान जहाँ जलयान रुककर ईंधन, पानी और यात्रियों के लिए भोजन आदि का ग्रहण करते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल कहलाता है। वैसे अबन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है और होनोलुलु और सिंगापुर भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब है नौसैनिक पतन यानी कि नेवल पोर्ट्स। नेवल पोर्ट्स में इनका क्या होता है कि सामरिक महत्व इनका ज़्यादा होता है। यहाँ जो नौसेना के लड़ाकू जहाज़ों को आने जाने के लिए रखा जाता है और उनकी रखरखाव के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। हमारे देश में कहाँ पर है ये बच्चों? नेवल पोर्ट्स कहाँ मिलेंगे? कोची में, कारवार में, विशाखापट्टनम, ऐसे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला है तेल पतन यानी कि ऑयल पोर्ट्स। आपने ऑयल रिफाइनरीज तो सुना ही होगा, है ना, जहाँ पर ऑयल पोर्ट्स वहाँ भी जहाज़ खड़े रहते हैं। आपने बॉम्बे हाई पे देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पर तेल के जहाज़ खड़े रहते हैं। तो इसमें दो प्रकार में बांटा जाता है इसको। एक तो है टैंकर पतन यानी कि टैंकर पोर्ट्स। ये ऐसे पतन है जहाँ टैंकरों में तेल भरने एवं उससे तेल खाली करने की जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। हमारे देश में कोलकाता, कोची, वडोदरा आदि ऐसे पतन हैं। विश्व में मराकेवो वेनेजुला में, असखीरा जो कि ट्यूनीशिया में है, त्रिपोली जो कि लीबिया में, ये प्रमुख टैंकर पोर्ट्स हैं। दूसरा है परिष्कलन शाखा यानी कि रिफाइनरी पोर्ट्स, मैंने डाला हुआ है इसके अंदर। तो ये जो पोर्ट्स हैं इनमें खनिज तेल की परिष्करणाओं की स्थापना की गई है और इनका जो प्रमुख उदाहरण है फारस की खाड़ी पर स्थित आवातन पतन पोर्ट्स यानी कि आवातन पोर्ट्स। लेट्स कम टू दी अनदर स्लाइड। जो विश्व के शीर्ष बंदरगाह हैं,
कंटेनर की मात्रा के अनुसार वो हैं सिंगापुर, शंघाई और हांगकांग। और लगान मात्रा के अनुसार भी कौन कौन से? शंघाई, सिंगापुर और रॉटरडैम जो कि नीदरलैंड्स में है। अब आते हैं अपन विभिन्न नदियों पर महत्वपूर्ण पतन। वैसे तो ये इतना लंबा चैप्टर है कि अगर एक एक मैं आपको समझाऊंगी तो बहुत लंबा इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, इसलिए ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि विभिन्न नदियों पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। राइन पर रॉटरडैम, वेजर पर ब्रेमेन, हनोवर, एल्ब पर हाम्बर्ग, ब्रॉसिंग्स, आडेर, स्टैटन, फ्रैंकफर्ट, सीन, रिवर सीन पर मार्सलीज, गेरून पर बोर्डो, रिवर लॉयर, सेंट नजारे और नोट, मिसिसिपी पर न्यू ऑर्लियंस, रिवर अमेजन पर मनाउस और एक तीसरा फराना पर सांता फे और सीकियांग, रिवर सीकियांग पर कैंटन और हांगकांग, और मरे डार्लिंग जो रिवर है उसके ऊपर बोरकी मेन पोर्ट है। ये प्रमुख समुद्री मार्ग जिसमें आप देख सकते हैं, हम जब ओशंस के बारे में बात करेंगे तो विश्व की जो प्रमुख नहरें हैं, अब उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि नहरें विश्व में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट नहरें हैं जिनके बारे में आपको मैं बता दूं कि मेजर कैनाल्स कौन कौन से हैं। वैसे कैनाल्स जो है विश्व में सर्वाधिक है और फ्रांस और जर्मनी में तो नहरों का जाल बिछा हुआ है। कैनाल्स क्या है कि ये हमें बड़े बड़े वे राष्ट्र नहरों को निरंतर जीवित रखती हैं और जहाजी नहरों की जो लंबाई चौड़ाई होती है उसमें होकर बड़े बड़े जहाज निकल जाते हैं। चूँकि ये भूमि को काट कर बनाई जाती है, इसलिए कई देशों के बीच की समुद्री दूरी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। पनामा कैनाल को आप देखेंगे तो वो उसका ऐसा ही है। सड़कों, रेलों और नदियों के साथ साथ यह भी देश के भीतरी व्यापार में अपना हाथ बटाती है। कई नहरों का महत्व स्थानीय रहता है, किंतु कईयों का महत्व इंटरनेशनल भी होता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट नहरें हैं उनमें से हमने कुछ नहरें आपको समझाने की कोशिश की है। लेट्स कम टू द फर्स्ट कैनाल, दैट इज स्विस कैनाल। आपको पता ही है कि नहरें भी व्यापार के लिए किसी न किसी उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है। तो स्विस नहर जो है, ये नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। क्या है? सबसे बड़ी जहाजी नहर है और ये 1956 में ये नहर मिस्र के अधीन है 1956 से, लेकिन इससे पूर्व ब्रिटेन और फ्रांस के अधिकार में थी। ये नहर पोर्ट स्विस जो कि रेड सी में है को पोर्ट सईद जो कि भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड व लेप्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1869 ईस्वी में तैयार यह नहर स्थित कहाँ थी? नील घाटी के निचले भाग एवं सिनाई प्रायद्वीप को पृथक करती है। इस पर सबसे जो बड़ी और वो बना है पोर्ट बना है। अभी आप ये देखिए, आप ये मैप के अंदर देखिए, स्विस नहर है ना, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती हुई इंडियन ओशन के इधर से इसका रास्ता स्विस नहर, ठीक है, दो कॉन्टिनेंट्स को भी आराम से जोड़ रही है, ठीक है। इस उत्तरी पतन पोर्ट साइफ और दक्षिणी पतन पोर्ट स्नेज है इसके ऊपर जो सबसे बड़े पोर्ट्स हैं। मध्य भाग में पोर्ट फौद, पोर्ट तौफिक और इस्माइलिक का प्रमुख पतन है। यह नहर 162 किलोमीटर लंबी है, 162 किलोमीटर लंबी है और 1956 ईस्वी में मिस्र की सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 6 अगस्त 2015 को स्विस नहर के विस्तार हेतु निर्मित नई स्विस नहर का औपचारिक उद्घाटन इस्लामिया शहर में किया गया। इसका अपना एक इम्पोर्टेंट है, इसकी कुछ अपनी बाधाएं भी हैं स्विस नहर की,
लेकिन फिर भी ये नहर सबसे इम्पोर्टेंट है। लेट्स कम टू द अनदर कैनाल, जो कि है पनामा कैनाल। पनामा नहर अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को मिलाती है। ये नहर, इस नहर का जो उद्घाटन हुआ था वो 15 अगस्त 1914 को हुआ था। यद्यपि पनामा नहर को बनाने का विचार तो 16वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गया था। इस नहर को बनाने की योजना के क्रियान्वित होने में बहुत वर्ष लगे थे। इसका मुख्य कारण यह था कि पनामा जल संयोजक की जो भूमि थी वो पर्वतीय थी और उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए नहर में कई स्थानों पर लॉक्स बनाने पड़े। पनामा नहर 81.12 किलोमीटर लंबी है और नहर की जो चौड़ाई है वो 160 मीटर है। इसकी गहराई 12.3 मीटर है। नहर का सबसे ऊंचा भाग समुद्र तल से 26 मीटर ऊंचा है। इसमें 3 स्थानों पर लॉक्स बने हुए हैं। कौन कौन से? इसमें देखो, मेराक्लॉक्स, ठीक है, प्रशांत पैसिफिक ओशन के सिरे पर, पेट्रो मिगुएल लॉक्स मध्य में और गातून लॉक्स अटलांटिक सिरे पर। समझ आ गया? इसका पर्पस भी बिजनेस ही था और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग की दूरी को कम करना था। बहुत लंबा रास्ता जो तय करा जाता था उसको कम करना था। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में भी दूरी कम करनी थी। फिर यूएसए के पूर्वी भाग और एशियाई देशों जैसे चीन, जापान, फिलीपींस, वियतनाम आदि में दूरी कम करना था। उसके अलावा यूएसए के पूर्वी भाग में और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच दूरी कम करना था। फिर पश्चिमी यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में व्यापार को प्रोत्साहन देना था। तो इस नहर का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहा है। दूरियों का महत्व, व्यापारिक महत्व, हर तरह से। फिर भी इस नहर की कुछ बाधाएं रही हैं। पनामा नहर यद्यपि अमेरिका के पूर्वी भाग एवं पश्चिम भाग की दूरियों को कम करती है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ बाधाएं हैं। जैसे नहर का जो मार्ग है वो एक निर्जन पहाड़ी प्रदेश से होकर निकलता है। यह मलेरिया के पीड़ित क्षेत्र भी हैं। यहाँ स्विस नहर के समान इसके पास व्यापारिक क्षेत्रों का अभाव है। यह नहर जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र में बनाई गई, जिस पर बहुत अधिक खर्चा हुआ। और उसके अलावा इसमें कई झीलें जिनमें बहुत से द्वार बनाए गए हैं, जिनसे होकर जहाज़ों को जाने में काफ़ी समय लगता है। इसका प्रशांत महासागर काफ़ी विस्तृत है, किंतु इनमें बंदरगाह इतने कम हैं कि व्यापार की दृष्टि से इसका महत्व घट जाता है। इसके अतिरिक्त प्रशांत महासागर के किनारे भी कोयले का भी अभाव है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है इसके लिए, ठीक है ना। फिर भी पनामा नहर का सर्वाधिक प्रयोग पनामा, लाइबेरिया, ब्रह्मास, साइप्रस और मॉन्टा आदि देशों द्वारा किया जाता है। अगली है कील नहर। कील नहर यह पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। स्टालिन नहर या श्वेत बाल्टिक नहर, ये बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। राइन मेन डेन्यूब नहर, यह उत्तरी सागर को ब्लैक सी से जोड़ती है। वोल्गा प्रणाली, यह विश्व की एक बड़ी जल प्रणाली है, जिसके अंतर्गत 11,200 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग उपलब्ध है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, जिससे वोल्गा मॉस्को और नहर द्वारा मॉस्को क्षेत्र को जोड़ा जाता है और वोल्गा डॉन नहर द्वारा ब्लैक सी तक नौ परिवहन संभव है। फिर है सू नहर। यह नहर उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील को हुरन झील से मिलाती है। ईरी नहर, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरी नहर बुफेलो शहर से होते हुए अल्बानी में हडसन नदी में जाकर मिल जाती है। सेंट लॉरेंस जलमार्ग, यह जलमार्ग ग्रेट लेक से जुड़ा हुआ है तथा कुल 3,760 किलोमीटर की दूरी तक आंतरिक भागों में समुद्री जहाज़ों का यातायात संभव हो पाता है। इनकी जो इसी मार्ग
के कारण ही महान झील के बंदरगाहों को समुद्री बंदरगाहों की भांति विकसित भी किया जाता है। लास्ट है निकारागुआ नहर। निकारागुआ ने 22 दिसंबर 2014 को अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला अंतर महाद्वीपीय निकारागुआ नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था। वर्ष 2020 तक इस परियोजना के पूर्ण होने की संभावना है। यह नहर कैरिबियन सी के वेनाडो द्वीप पर प्रशांत महासागर स्थित ब्रिटो बंदरगाह के बीच होगा, जिसकी लंबाई 278 किलोमीटर होगी। इस नहर को निकारागुआ झील को तोड़कर बनाया जाता है, जो कि मध्य अमेरिकी की ताजे जल का सबसे बड़ा स्रोत है। अब आपने देखा कि ये नहरें कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना हमने इनसे व्यापार किया जा रहा है और फ़ायदा उठाया जा रहा है। फिर भी जो जल परिवहन है वो काफ़ी हेल्पफुल है इंटरनली और एक्सटर्नली। हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कलेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस पूछें। जो कुछ भी आप में समझ में आया है आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, और जो जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपके लिए आपकी सारी क्वेरीज़ को पूरी करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। MPGC ज्योग्राफी का जो हमारा चैनल है उसे मैक्सिमम लाइक करेंगे आप और शेयर करेंगे।